जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये मान के चलिए कि जब मैथमेटिक्स के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है, जगह जगह में इसको यूज़ करेंगे, बार बार इस ये टर्म आएगी, फंक्शन फंक्शन फलन फलन, ये चीज़ बार बार हम बोलेंगे, ठीक है। वो होते क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो संबंध को हमने पहले 11th क्लास की बुक में देखा, यानी जो पार्ट 11th में था उसने हमें 11th क्लास की बुक से पढ़ा, फिर हमने 12th क्लास में पढ़ा, और फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना हमने ऐड करके लगभग कंप्लीट करने की उसको कोशिश करी है, ठीक है। अब अगर रिलेशन संबंधित पर्सन जो आते हैं ना, वो इस टाइप के पर्सन ही आए हुए हैं, इसके अलावा जिस टाइप के पर्सन आए हैं उस टाइप के पर्सन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आज फंक्शन जो है उसको भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, और वही तरीका वो बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, और फिर हम इसको पूर्णता की ओर लेके जाएंगे, कंप्लीट इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे। और ये ही हमारी अभी तक लगभग ये मानी चलो कि 130 प्लस वीडियो हो गए हैं, जिसके अंदर सभी में हमारा यही तरीका रहा है कि पहले हमने टॉपिक को जीरो से शुरू किया है, और फिर उसको कंप्लीट जो है वो कंप्लीट किया है। आधार हमने एनसीईआरटी को बनाया है, एनसीईआरटी की बुक जो है उनसे हमने क्वेश्चंस को शुरुआत की है, और पहले उसको कंप्लीट पढ़ा, और फिर उसके बाद में अपन आगे चीज़ें पढ़ते चल रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा ये है कि इतनी क्लासें हो गई हैं, तो अब जो है और बहुत ही अच्छी सी चीज़ें सारी चल रही हैं, तो एक थोड़ा सा सभी का फ़र्ज़ बनता है कि जब भी अपना कोई ये क्लास आए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसके बाद जब भी ये क्लास आए तो उसको आप देखें, और पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद उसको सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे कमेंट जो है वो इस पर ज़रूर लिखें, ताकि वो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटेड करने का काम करेंगे, और मुझे और अच्छा करने के लिए वो प्रेरित भी करेंगे, ताकि मैं और अच्छी मेहनत करूं। और जो भी अपने इस क्लास को देखे तो वो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करे, ताकि हमारा ये जो परिवार है धीरे धीरे और अपना बढ़े, और परिवार बढ़ेगा तो निश्चित है कि हमें और अच्छा करने के लिए और हम कोशिश करेंगे और अच्छा हम कर पाएंगे। क्योंकि YouTube के ऊपर बहुत सी क्लासें, बहुत कोई भी टॉपिक उठाओ, हज़ारों की लाखों की संख्या में अपने को क्लासें मिल जाएंगी, लेकिन सारी चीज़ें जो है ना वो सीरियल वाइज जो वो सारी चीज़ें उस पर पूरा टॉपिक कोई भी हो, वो पूरा टॉपिक अपने को रेयर केस में मिलता है। तो अपने टॉपिक की, अपने जो चैनल की बस विशेषता ये है कि हम जो भी कोई टॉपिक शुरू करेंगे उस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं उसमें, ठीक है। तो करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को शुरू। और आज अपना जो टॉपिक है वो है हमारा फंक्शन, और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा अपना ये टॉपिक है, ठीक है ना। अब देखो क्या है फंक्शन। देखो हमने जो रिलेशन पढ़ा था ना, रिलेशन के अंदर ही एक स्पेशल प्रकार का जो रिलेशन है ना, उसी को हम फंक्शन कहेंगे। रिलेशन में हमने देखा था कि जैसे मान लो कि ए कोई सेट था, ठीक है, शायद हो सकता है रेड दिखाई नहीं दे। देखो ए कोई सेट है, इसमें जैसे मान लो कि 2 एलिमेंट हैं, तो हमने कहा था कि ए पर परिभाषित संबंधों की संख्या जो थी ना वो 2 की घात 2 का स्क्वायर मतलब 2 की घात 4, यानी टोटल 16 संबंध जो है वो इस पर परिभाषित किए जा सकते थे, ए से ए पर, ठीक है। तो ए से ए पर परिभाषित 16 संबंधों में एक संबंध अपने को ऐसा मिलेगा, ठीक है, कि कोई संबंध एक ऐसा मिलेगा कि उसमें कुछ स्पेशल शर्तें होंगी, और वो स्पेशल जो शर्तें हैं ना वही जो संबंध होगा, वो स्पेशल शर्तों को लिए हुए जो संबंध होगा वही संबंध अपना फलन कहलाएगा, ठीक है। अब वो स्पेशल शर्त क्या है, देखो यहाँ पर मैंने वो लिखी है, समुच्चय डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है। जो आपके फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि क्वेश्चन कई बार तो यही पूछा कि आपको एक क्वेश्चन देगा और उसमें कहेगा कि इसमें फंक्शन की पहचान करोगे, फंक्शन कौन सा है, ठीक है, कौन सा फंक्शन नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं। तो अगर हमें फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से ध्यान में नहीं ना, तो फिर अपने जो है गलती होने की संभावना रहेगी। तो देखो क्या है ये कि समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित कोई संबंध एफ, संबंध जो है ना इस संबंध को इस बार हम एफ कह रहे हैं, कोई संबंध है कैसा जो ए से बी पर परिभाषित है, वो संबंध एफ फलन कहलाता है यदि, अब यहां से बात शुरू होती है, यदि ए के प्रत्येक अवयव, एक बात तो ये ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल और केवल एक अवयव से, केवल और केवल एक अवयव से, यानी ए का प्रत्येक अवयव और बी के केवल और केवल एक अवयव से संबंधित हो, मतलब ए का एक अवयव बी के एक अवयव से संबंधित होना चाहिए, ए का एक अवयव बी के 2 अवयव के साथ संबंधित न हो, ये इसकी परिभाषा है। तो ऐसा कोई संबंध जिसमें ए का अवयव बी के केवल एक ही अवयव से संबंध रखता है, तो वो जो संबंध है वही अपना फलन कहलाता है, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास ए एक समुच्चय था, बी दूसरा समुच्चय था। अब इसमें क्या हुआ कि ए और बी में संबंध ये है कि ए का अवयव ए बी के 1 से संबंध रख रहा है, बी का अवयव एक बी 2 से संबंध रख रहा है, सी का अवयव सी ए का अवयव सी और बी के अवयव 3 से संबंध रख रहा है। तो मतलब ए का प्रत्येक अवयव और बी के केवल एक अवयव से संबंध रख रहा है,
ठीक है। तो इसका मतलब ये जो संबंध है ना, इस संबंध को अपन फलन कहेंगे। ठीक है, ये संबंध ए से बी में परिभाषित ये जो संबंध है ना, ये फलन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव जो है वो बी के अवयव से संबंधित है और केवल एक अवयव से संबंधित है, एक अवयव केवल एक से संबंधित है। ठीक है, यहाँ जाओ, यहाँ अगर बात करें तो देखो ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित तो है, लेकिन एक अवयव केवल एक से संबंध होना चाहिए। देखो ए का संबंध भी एक से है, कोई दिक्कत नहीं है, बी का संबंध भी एक से है, कोई दिक्कत नहीं है, सी का संबंध भी एक से है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक अवयव केवल एक से संबंध रख रहा है, ए जो है वो एक से संबंध रख रहा है, बी एक से संबंध रख रहा है, सी एक से संबंध रख रहा है, यानी ए का एक अवयव केवल एक से संबंध रखे। ठीक है ना, तो ये जो संबंध है ये भी क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। आगे यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली रहता है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई खाली नहीं रहेगा, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव जो है ना वो इससे केवल एडिटिव अवयव से अपना रिलेशन रखेगा। आ जाओ आगे, यहाँ देखो, अब यहाँ देखना, ए का संबंध एक से भी है, ए का संबंध दो से भी है। देखो ए जो है वो दो अवयव साथ संबंध रख रहा है, ऐसा नहीं होगा, एक अवयव केवल एक से संबंध रखना चाहिए। तो ये ए जो है दो अवयव साथ संबंध रख रहा है, ए जो है वो बी के दो अवयव साथ संबंध रख रहा है, इसका मतलब ये जो संबंध है ना ये आपका फलन नहीं है। ठीक है, इसमें देखो ए का एक से संबंध है, बी का दो से, सी बच गए, यहाँ सी का भी संबंध होना चाहिए किसी के साथ। ठीक है ना, तो ये जो संबंध है ये आपका फलन नहीं है, क्योंकि ये ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए, तो ये भी फलन नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी फलन की परिभाषा होगी। फलन की परिभाषा ये होगी कि ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल एक अवयव से संबंधित होना चाहिए, मतलब प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए बी से और केवल एक अवयव साथ होना चाहिए, बस ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब वो सभी अवयव ए के साथ भी संबंध रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे ध्यान रखना ए का एक अवयव बी के एक से ज्यादा अवयव के साथ संबंध नहीं रखेगा। जैसे यहाँ पर दो ए है वो दो से संबंध रख रहा था, इसलिए हमने इसको क्या कहा कि ये फलन नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना फलन की परिभाषा। तो पहला क्वेश्चन जो है ना वो अपनी बुक का जो है वो यही है, उसमें ये दे रखा है कि आपको क्या करना है, ये पहचान करनी है कि जैसे मान लो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, और क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा दे रखा है, देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, और क्वेश्चन अपना जो बुक का दे रखा है ना वो ये दे रखा है कि आपको संबंध फलन की पहचान करनी है कि फलन कौन सा होगा। और फलन भी क्या, संबंध जो है ना उसको रोस्ट रूप में लिख रखा है, रोस्ट रूप में मतलब ये वक्त कर्मित उनके रूप में लिख रखा है। ये हम लिखना आराम से जानते हैं, हमने खूब देखा है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट एक्सरसाइज अपनी 11th क्लास की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज है, और 2.3 है ये। ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो 11th क्लास से हो रही है फंक्शन की, तो वहीं से अपन इसको शुरू करेंगे। ठीक है, फिर 12th क्लास में घुसेंगे। ठीक है, अब देखो आपको एक वो दे रखा है, एक तो ये दे रखा है फंक्शन 2 1 5 1 8 1 और 11 1 17 14 1 और 17 भी 1। ठीक है, ये इस प्रकार से अपने को कर्मित विगम के रूप में और एक फंक्शन डिफाइन दे रखा है। ठीक है, अब ये फंक्शन है कि नहीं ये चेक करना अपने को। ठीक है, और देखो दूसरा दे रखा है 2 1 4 2। ठीक है, फिर दे रखा है 6 3 8 4 10 5 12 6 और 14 7 एक ही दे रखा है। और थर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है अपने को 1 3 और 1 5 और 2 5 ये दे रखा है। अब ये कह रहा है कि इनमें से पहले तो आपको चेक करना है कि कौन सा फलन नहीं है, कौन सा फलन है कौन सा फलन नहीं है, ये चेक करना है। तो देखो क्या बताया था कि पहला जब ये जो एक संबंध है, संबंध के अंदर क्या पढ़ा था हमने, पहला अवयव जो है हमेशा प्रांत से आता था। ठीक है ना, यानी ए से, और दूसरा अवयव जो था वो बी से था, ये तो था संबंध में, ये पढ़ा था पढ़ने। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि ये फलन क्या है, ये स्पेशल प्रकार का संबंध हो गया कि पहले अवयव का और मतलब दूसरे अवयव के साथ संबंध होगा और दूसरे अवयव से केवल एक ही अवयव के साथ संबंध होगा। ठीक है, तो देखो 1 2 का संबंध 1 से है, ठीक है, 5 का संबंध 1 से है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 का संबंध भी 1 से, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक अवयव का 1 से संबंध है, जो मतलब ए का एक अवयव केवल बी के एक अवयव संबंध रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 2 है उसका भी 1 से है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 है उसका भी 1 से है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 है उसका भी 1 से है, 11 का भी 1 से है, 14 का भी 1 से है, 17 का भी 1 से, सभी का एक अवयव से संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको उस रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये अपने हो गए 2 5 और 8 इस प्रकार से हैं। ठीक है, और आगे वाला जो है 1 है, 2 का संबंध भी 1 से है, 5 का भी 1 से है, 8 का भी 1 से, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ऐसा। ठीक है ना, ऐसे संबंध हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो ये संबंध है ये फलन कहलाएगा क्योंकि एक अवयव का 1 से संबंध है। ठीक है, आगे वाले में देखो, यहाँ पर भी देखो
2 का 1 से है, 4 का 2 से है, 6 का 3 से, 8 का 4 से है, 10 का 5 से है, 12 का 6 से है, 14 का 7 से है। अब देखो अगर कर्मित युग्म के रूप में यानी ऑर्डर्ड पेयर में अगर आपको फंक्शन दे रखा रिलेशन दे रखा है तो उसको चेक करना कि वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो फंक्शन होने के लिए क्या होगा कि जो ऑर्डर्ड पेयर में जो आपका पहला जो एलिमेंट है ना, ये अगर ऑर्डर्ड पेयर में किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर में 2 या 2 से अधिक ऑर्डर पेयर में एक जैसा आ जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्यों? देखो यहाँ देखो एक है, यहाँ एक है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो अब इसको बना के समझाते हैं हम। ये तो इसमें तो हो गए 1 और 2 एलिमेंट हैं और इसमें है 3 और 5। अब ये कह रहा है कि एक का संबंध 3 से है और एक का संबंध 5 से भी है। क्या कहा था हमने कि एक अवयव का केवल बी के एक अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, यहाँ 2 से संबंध हो गया ये, ठीक है ना। इसीलिए ये पहले जो एलिमेंट है ना, अगर कहीं पर भी आपको एक जैसे दिख जाए ना तो वो आपका जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा, यानी वो संबंध आपका फलन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 2 अवयव का संबंध 1 से हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया संबंध, आपके कोई भी संबंध दे रखा उसको फलन चेक करना कि है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ये आ जाओ कि ए से बी में परिभाषित कोई संबंध एफ है वो फलन कहलाएगा यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी के केवल और केवल एक अवयव के साथ संबंध हो, ठीक है। अब ये जो अवयव है ना, ये जो अवयव यानी ए जो है, ये ए इस एफ का प्रांत कहलाता है। ये ए जो है वो इस एफ का क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। प्रांत मतलब आपके डोमेन। ये जो ए है ये इस एफ का डोमेन कहलाता है, ठीक है। और बी जो है वो इस एफ का कोडोमेन कहलाता है। तो फंक्शन के अंदर जब ए से बी में परिभाषित या बी ए से ए में हो चाहे बी से बी में हो, किसी प्रकार से हो, जो पहला सेट होगा ना, पहला सेट तो हमेशा प्रांत होगा, दूसरा सेट जो होगा वो होगा अपना सप्रांत, ठीक है। पहले जो प्रांत के जो एलिमेंट होंगे, जैसे ए से बी में परिभाषित है, तो प्रांत के जो एलिमेंट होंगे, जो अवयव होंगे, वो कहलाएंगे पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज। और जो बी के अवयव होंगे, क्योंकि देखो ए की इमेज बन रही है 1, बी की 2, सी की 3, तो ये ए का प्रतिबिंब तो हो गया 2, बी का हो गया, सॉरी ए का प्रतिबिंब हो गया 1, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3, तो ये तो कहलाएंगे प्रतिबिंब। यानी सप्रांत के जो अवयव हैं उनको बोलेंगे इमेज, और आपका जो प्रांत के जो अवयव हैं उनको बोलेंगे प्री इमेज, यानी पूर्व प्रतिबिंब। तो देखो ए का प्रतिबिंब हो गया 1, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3, और अगर आपसे कहे कि ए का पूर्व प्रतिबिंब तो ए, 2 का पूर्व प्रतिबिंब बी, 3 का पूर्व प्रतिबिंब सी, ठीक है। अब देखो इस बात को हम ये लिखेंगे कि अगर जैसे मान लो कि आपने कोई एलिमेंट लिया एक ए से, ठीक है, ए ले लिया, और एफ ए आ गया 1, मतलब ए का प्रतिबिंब कौन है? 1। तो ये जो एफ है ना, एफ ए का मतलब हुआ ए का प्रतिबिंब। एफ ए जो है वो क्या हो गया? ए का प्रतिबिंब। तो ए का प्रतिबिंब, ए तो अवयव है और एफ ए जो है उस ए का प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। और क्या यूं कह दो कि अब इस बात को हम चेंज करेंगे कि ए जो है, भाई बात ये है कि ए का प्रतिबिंब कौन है? एफ ए, ठीक है। अब इसको हम ये बोलेंगे कि ए पर बार बार हम ये बात बोलेंगे कि ए के ऊपर फलन का मान एफ ए, ठीक है। तो ए के ऊपर फलन का मान एफ ए, ठीक है। या यूं कह दो कि ए का प्रतिबिंब एफ ए, तो एफ ए का मान कितना हो जाएगा? 1। तो इस प्रकार से हम इनको लिखेंगे। एफ जो है ए से बी में परिभाषित संबंध फलन, या इसको प्रतिचित्रण नाम भी हम देंगे, ठीक है। अब आपने को यहाँ से संबंध का जो कंसेप्ट है उसको कंप्लीट कर दिया है। अब आगे से हम क्या पढ़ेंगे इसको कि ए से बी में परिभाषित संबंध, ए से बी में परिभाषित फलन एफ, ठीक है। फलन एक स्पेशल कंडीशन है, क्या संबंध जो है उसको स्पेशल संबंध होगा, उसी को हम फलन कहेंगे, क्या कि ए के प्रत्येक अवयव का। अब संबंध फलन तो हो ही गया, क्योंकि हम तो पढ़ने वाले सारे फलन के बारे में, तो फलन तो हो ही गए अब ये, ठीक है। अब जो पढ़ेंगे हम क्या होगा, वो सारे फलन होंगे, फलनों के बारे में पढ़ेंगे। फलनों की पहचान करनी हो कि वो फलन होगा कि नहीं होगा, तो आप इस तरीके से उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल और देता हूँ कि ये तो हो गया रोस्ट रूप में, ठीक है। अब देखो इसमें ये पूछा है कि ये क्वेश्चन जो था ना उसमें ये भी पूछा है कि इसका प्रांत और परिसर लिखो। तो प्रांत जो है ना, इसका परिसर पूछा है, शायद क्वेश्चन में परिसर पूछा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बड़ा। तो संबंध परिसर निर्धारित कीजिए, यानी इसका परिसर निर्धारित करना। तो दूसरा जो अवयव है ना वो परिसर को बताएगा, ठीक है ना, दूसरा अवयव जो परिसर को बताएगा, ठीक है। तो इसका परिसर तो हो जाएगा, केवल एक एलिमेंट है उसमें, तो इसमें कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें आ जाएगा 3 और 5, ठीक है। अब देखो आगे, अगर जैसे मान लो कि फलन ये तो हो गया सीधा, आपको किस में दे रखा था? कर्मित युग्म के रूप में दे रखा था। एफ एक्स ऐसे भी तो हो सकता है, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू आई इंटीजर नंबर,
ठीक है, तो क्या ये फलन है कि नहीं है? देखो हमने क्या लिया, x बराबर एक एलिमेंट लिया, x बराबर हमने लिया, जैसे मान लो कि x बराबर, चलो मान लेते रखते जाओ आप, x बराबर 0 रखा तो x बराबर 0 इंटीजर है, ले सकते हैं, तो ये 0 आ गया। f1 रखा तो a का स्क्वायर मतलब 1 हो गया। f-1 रखा तो कितना हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो देखो सभी अलग अवयव अलग उसका प्रतिबिंब, ठीक है ना, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अवयव रखो उनके सभी के प्रतिबिंब जैसे ऐसे बनेंगे, जैसे ये 0 -1 1 इस प्रकार से -2 2, तो देखो इसमें 0 1 2 3, तो -1 का भी 1 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, -2 का 2 2 का 2, तो मतलब एक अवयव का जो है ना, इसका एक अवयव इससे ए का एक अवयव बी के एक अवयव से संबंध रख रहा है, ठीक है ना, तो ये संबंध है, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि और कोई उदाहरण देखो जिसमें कोई फलन जो है वो संबंध नहीं हो, जैसे मान लो कि आपको ये कहे कि f(x) बराबर x इज ग्रेटर देन 4, जहाँ x बिलोंग्स टू n, ये कहा, ठीक है। तो देखो अगर अपने पास x बराबर जैसे 5 ले तो f(x) बराबर 5 ले लेते चलो, और x बराबर x इज ग्रेटर देन 4, ये कर दिया जैसे, ठीक है। तो देखो नहीं, देखो कोई उदाहरण देखो ऐसा जिसमें दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बने, कुछ ऐसा उदाहरण हम देख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसा उदाहरण हम देख रहे हैं इसमें, कोई ऐसा संबंध देखो, f(x) बराबर x + 3 और f(x) बराबर चलो 3 लिख देते हैं, और ऐसे भी नहीं, चलो ऐसा कोई उदाहरण आएगा ना जब देखेंगे अपन इसे, ठीक है ना, एक उदाहरण देंगे इसका। ये तो जो अपने कर्मी ऑर्डर पेयर में दे रखे हैं तो पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर जैसे मान लो कोई फंक्शन, क्योंकि किताब में है नहीं कोई उदाहरण, मैं ऐसे दे रहा था उदाहरण, तो मिल जाएगा, कोई दिमाग में अभी आया नहीं है, दिमाग में आ जाएगा कोई उदाहरण बता देंगे, ठीक है ना। तो उदाहरण ये होगा कि मतलब हमें ऐसा उदाहरण ढूंढ रहे हैं कि हमने x के एक मान रखा, लेकिन हमें फलन का मान जो है ना वो 2 मिल गई कुछ, ठीक है, कि एक अवयव का 2 के साथ संबंध हो गया तो वो फलन नहीं होगा, ठीक है। तो उदाहरण अपन देखेंगे, कोई मिल जाएगा। अब देखो आ जाओ प्रांत के बारे में। अब देखो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 2.3 चल रही है, उसमें पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट होगा, दूसरा क्वेश्चन जो है ना उसमें केवल फलन के मान पूछ रहा है, ठीक है ना, फलन के मान पूछ रहा है, तो वो तो आराम से निकल जाएंगे, बता भी चुका हूँ मैं, सॉरी प्रांत और परिसर की बात कर रहा है। चलो एक बार फलन का मान देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें फलन का मान पूछ रहा है कि f(x) बराबर दे रखा आपको, f(x) बराबर दे रखा 2x - 5, ठीक है, और अपने से ये कह रहा है कि f0 का मान बताओ कितना होगा, तो f0 का मान क्या हो जाएगा, रखो मान 0 - 5 मतलब 5, यानी x की जगह पर आपको 0 रखना है, रखो मान और आ जाएगा। अगर आपसे f कितना पूछ रहा है, f7 पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह 7 रखो, 7 दूनी 14 और -5 यानी कि 9, तो ये फलन के मान आ जाएंगे, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें और करनी है, ये तो फलन के मान निकालना तो आसान है, ठीक है ना, प्रांत और परिसर निकालना भी थोड़ा सा, पर्सन जो है ना वो यहीं से पूछा जाता है, प्रांत और परिसर से ही, एक पर्सन तो इससे आएगा प्रांत और परिसर से, और एक पर्सन जो है वो अपने संबंधों का प्रकार है वहाँ से, ठीक है। अब देखो जो सबसे मेन चीज़ है ना वो यहाँ पर याद रखनी है अपने को, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। ये इस जो एक्सरसाइज की वो ध्यान नहीं मानी चलिए आप, कि f(x) जो है फलन f(x) परिभाषित होगा कौन से प्रांत के लिए परिभाषित होगा, यानी f(x) जो है वो परिभाषित कब होगा, ये ध्यान रखना है अपने को, कब परिभाषित होगा, क्योंकि परिभाषित होगा तभी हमें प्रांत मिलेगा, यानी जिस अंतराल के अंदर f(x) परिभाषित होगा वही अंतराल जो है वही प्रांत कहलाएगा, ठीक है। तो परिभाषित फलन क्या होता है, पहले वो भी तो देखें कि परिभाषित किस चीज़ को बोल रहे हैं। देखो फलन f(x) जो है ना वो परिभाषित कहलाएगा x से बिलोंग्स टू प्रांत, यानी प्रांत के कोई भी अवयव ले लिया हमने x,
और उसके लिए एफ एक्स परिभाषित कहलाएगा। कब? जब एफ एक्स का मान अपने को क्या मिले? परिमित मिले, फाइनाइट वैल्यू मिले, इनफाइनाइट नहीं। ठीक है, यानी एफ एक्स की वैल्यू हमने प्रांत में से कोई भी एलिमेंट लिया, ठीक है, और उसके लिए हमें एफ एक्स का मान जो है वो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिली। ठीक है, तो उस स्थिति में एफ एक्स जो है वो क्या कहलाएगा? परिमित फलन कहलाएगा। जैसे मान लो कि अगर आपसे ये कहेगी एफ एक्स बराबर 1/x है, ठीक है, तो ये जो फलन है अगर x बराबर 0 पर हम बात करें तो x बराबर 0 पर ये फलन जो परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x बराबर 0 पर ये क्या बनेगा? 1/0 इनफाइनाइट हो गया। 1/0 इनफाइनाइट, ये तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो हमें क्या करना है कि x बराबर ये कोई भी फलन जो है वो x के उस मान के लिए परिभाषित होगा जिसके लिए उसका मान जो है वो या तो परिमित आए या कोई रियल नंबर आए, काल्पनिक नहीं। काल्पनिक का मतलब ऐसा हो जाए, जैसे मान लो ये आ गया कि √x है और हमें कह दे कि x इज लेस देन 0, ठीक है, तो x इज लेस देन 0 मतलब -1 माइनस √(-1) यानी आइटा, काल्पनिक संख्या तो नहीं आनी चाहिए। तो एफ एक्स का मान काल्पनिक संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब यह है कि एफ एक्स परिभाषित कब होगा? जब एफ एक्स का मान कोई तो फाइनाइट वैल्यू हो, फिर एक रियल नंबर हो और एफ एक्स जो है वो निर्धारित मान हो। ठीक है, मतलब इनडिटर्मिनेट नहीं, एनीदारी नहीं। एनीदारी मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास ये आ गया कि एफ एक्स बराबर cos x - 1/x ये आ गया और कहे कि x बराबर 0 पर चेक करो। x बराबर 0 पर चेक करें तो cos 0 का मान 1 - 1/0 मतलब 0/0 फॉर्म हो गई। ठीक है, 0/0 फॉर्म हो गई। तो ऐसी फॉर्म नहीं बनानी अपने को। ऐसी जो फॉर्म होती है 0/0 अनंत बटे अनंत, 0/0 अनंत बटे अनंत, अनंत माइनस अनंत, 1 की पावर अनंत। ठीक है ना, इस प्रकार की जो फॉर्म है ना, अनंत माइनस अनंत, इस प्रकार की जो फॉर्म होती है वो एनीदारी फॉर्म होती है। ठीक है ना, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, फंक्शन का मान जो वो ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो अपने पास से ये ध्यान रखना कि प्रांत कहाँ से मिलेगा कि x के उन मानों का समुच्चय जिन पर फलन परिभाषित हो। परिभाषित होने का मतलब क्या है कि फलन का मान परिमित हो, फलन कोई रियल नंबर हो, फलन का मान कोई रियल नंबर हो और फलन का मान कोई निर्धारित वैल्यू हो। ठीक है ना, एनीदारी फॉर्म, एनीदारी रूप नहीं हो, निर्धारित मान न हो। ठीक है, तो उस स्थिति में वो फलन जो है वो परिभाषित फलन कहलाएगा। किसके लिए? जिस अंतराल में हमें x ले रहे हैं। ठीक है, और जिस अंतराल में x के जिस मान के लिए, यानी या यूँ कह दो कि x के जिन संख्या को समुच्चय के लिए फलन परिभाषित हो जाएगा वो समुच्चय क्या कहलाएगा? अपना प्रांत कहलाएगा। ठीक है, तो प्रांत की परिभाषा मैंने यह लिखी है कि एफ एक्स जिस अंतराल में परिभाषित होता है वह अंतराल ही प्रांत कहलाता है। कि जिस अंतराल के अंदर फलन जो है वो परिभाषित होगा तो वो जो अंतराल है वही अपना क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ तो है प्रांत की। प्रांत पूछता अपने को, और सहप्रांत कोई दिक्कत है ही नहीं। सहप्रांत अपने को दिया मिलेगा ए से बी में, बी से ए में, इस प्रकार से। और कई बार क्या है कि सीधा फलन देगा अपने को कि फलन जो भी इस प्रकार से डिफाइन है तो इसका प्रांत बताओ क्या होगा। ठीक है ना, तो प्रांत निकालना, तो प्रांत जो है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रांत हमें क्या मिलेगा, यानी वो अंतराल देखेंगे जिसमें फलन का मान परिमित हो, वास्तविक और निर्धारित हो। ठीक है ना, और अब देखो कुछ मैंने उदाहरण लिखे हैं। जैसे मान लो कि एफ एक्स कोई बहुपद दे दिया। बहुपद का मतलब ये हुआ कि जैसे एफ एक्स बराबर ये दे दिया, एफ एक्स बराबर 3x + 5, ठीक है ना, 3x² - 5, इस प्रकार से कोई फलन का मान दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, इस प्रकार से कोई दे दिया। ठीक है ना, तो आंख बंद करके देख लेना कि अगर बहुपद फलन है ना तो बहुपद फलन का प्रांत हमेशा वास्तविक संख्या यानी आर होगा, रियल नंबर होगा। कोई भी रियल नंबर उठा लो, उन सभी के लिए एफ एक्स जो वो परिभाषित होगा। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि आपके पास ये दे दिया कि एफ एक्स बराबर √(x - 1) ये दे दिया। अब कहे कि इसका अंतराल बताओ क्या होगा, सॉरी अंतराल क्या, इसका प्रांत बताओ क्या होगा, यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो क्या करना अपने को, उस स्थिति में जो वर्गमूल के अंदर जो भी राशि होगी ना, वर्गमूल के अंदर जो भी राशि होगी वो राशि हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव राशि का ही वर्गमूल निकाला जा सकता है, नेगेटिव राशि का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव अगर होगा तो उसका वर्गमूल जो काल्पनिक संख्या आती है। ठीक है ना, नेगेटिव राशि का अगर वर्गमूल निकालते तो काल्पनिक होता है, और हमें पता है कि काल्पनिक मान तो लेना ही नहीं है। प्रांत के लिए अगर किसी भी राशि के लिए अगर फंक्शन का मान काल्पनिक आता तो वो तो प्रांत होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका प्रांत लिखें तो क्या आएगा, x - 1 जो है वो क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है, वो इसका क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। तो अगर प्रांत को हम लिखना चाहें तो इसका जो प्रांत है वो क्या हो जाएगा, यानी 1 से शुरू होकर के और इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक है इसका मान हो सकता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अगर जैसे मान लो कि वर्गमूल में यहाँ देखो बटे में आ गया, तो इस स्थिति में क्या होगा, देखो अब यहाँ पर ध्यान देना,
यहाँ पर तो देखो बराबर जीरो कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बराबर जीरो नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि 1/√2x - 1 आ गया, ठीक है। तो ये जो फलन है एफ एक्स से, अगर इसका हम प्रांत लिखें तो क्या होगा, ये जो राशि है ना वर्गमूल वाली राशि, ये क्या हो 2x - 1 जो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, जीरो भी नहीं हो क्योंकि जीरो हो जाएगी तो 1/0, 1/0 तो इनफाइनाइट हो गया ना, तो 1/0 यानी ये 2x - 1 जो जीरो नहीं होगी, जीरो से बड़ी कोई राशि होगी, माइनस भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो उस स्थिति में 2x इज ग्रेटर देन 1 और x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1/2। तो अगर हम इसका प्रांत लिखेंगे तो प्रांत क्या हो जाएगा, यानी 1/2 से छोटा, x का जो मान है वो 1/2 से छोटा, तो x का मान 1/2 से, सॉरी x का मान 1/2 से बड़ा है, बड़ा, ठीक है ना, x का मान 1/2 से बड़ा, तो 1/2 से बड़ा यानी 1/2 और प्लस इनफाइनाइट तक ऐसा मान हो सकता है, दोनों साइड से ओपन इंटरवल, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि log x आ गया, इस रूप में आ गया, तो log जो है ना, ये x जो है ना, x का जो मान है वो हमेशा ही एक पॉजिटिव राशि होगी, x का जो मान है वो हमेशा एक पॉजिटिव राशि होगी। मतलब इसके लिए अगर फलन अपना log x है, कोई फंक्शन अपने को log x दे रखा है, तो log x फंक्शन का अगर डोमेन लिखेंगे तो उसका जो डोमेन आएगा वो हमेशा ही एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि कोई आपके परमे फंक्शन दे दिया, ठीक है, रेशनल फंक्शन दे दिया, जैसे मान लो कि 1/x² + 2 दे दिया, x² - 1 दे दिया, जैसे ये दे दिया, ठीक है ना, x² - 1 दे दिया, ये चलो कोई भी x - 1 कर लो, चलो ठीक है, ये दे दिया, तो ये कहेगा कि इसका बताओ प्रांत बताओ, तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो राशि है जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, बस ये जीरो से बढ़िया, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, बस जीरो छोटी हो चाहे कोई दिक्कत नहीं, जीरो बराबर नहीं हो तो x डज नॉट इक्वल टू 1, यानी x का जो मान है वो 1 के बराबर नहीं हो। तो अगर हम इसका प्रांत लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक r में से कौन सा एक राशि संख्या माइनस कर दो, यानी r में से केवल एक संख्या एक जो है ना उसको आउट कर दो, बाकी सभी के लिए इसका क्या हो जाएगा प्रांत डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये थी अपनी प्रांत और परिसर के बारे में बात। पहले प्रांत के बारे में चर्चा की, परिसर जो है वो परिसर क्या होगा, ये जो एफ एक्स का जो भी मान अपने को मिलेगा ना, एफ एक्स का जो भी मान मिलता जाएगा, उस मानों का जो समुच्चय है वो समुच्चय क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा, ठीक है। अब देखो अपना सेकंड क्वेश्चन जो है ना बुक का, उसमें क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन तो हमने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें दे रखा है कि फलन दे रखा है, उस फलन का अपने क्या निकालना है, परिसर निकालना है, प्रांत और परिसर। एफ एक्स बराबर दे रखा है मोड ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो ये तो क्या हो गया, ये एक मॉडुलस रूल लगा हुआ है, लेकिन ये बहुपद फलन टाइप ऑफ फलन हो गया। तो यहाँ पर x का जो मान है तो कुछ भी ले लो आप, प्रत्येक मान के लिए आपको ये जो एफ एक्स जो है ना ये डिफाइन होगा। तो यहाँ प्रांत जो है ना, प्रांत तो क्या हो जाएगा, प्रांत तो r हो जाएगा भाई, x का मान कुछ भी ले सकते हो आप, सभी के लिए एफ एक्स का मान मिलेगा, ठीक है। और अगर परिसर की बात करें तो परिसर का मान क्या आएगा, परिसर जो है ना वो क्या आएगा, देखो परिसर ये जो मोड लगा हुआ ना, मोड ये मॉडल से लगा हुआ है, ये तो बनाएगा पॉजिटिव राशि, लेकिन पहले माइनस है तो वो इसको नेगेटिव कर देगा। इसका मतलब ये है कि एफ एक्स का मान हमेशा ही नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। अब इसका मान क्या हो सकता है, तो जीरो हो सकता है, जीरो तो कब होगा जब एक्स बराबर जीरो हो, और एक मान जो है इसका हमेशा ही क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब चाहे जितनी संख्या बड़ी रखते जाओगे उतनी नेगेटिव मान छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका जो परिसर वो क्या आएगा, -∞ से लेकर के और जीरो तक इसका मान हो सकता है। इस फंक्शन का जो मान है वो माइनस में ही आएगा हमेशा, एक जीरो से था, प्लस में तो कभी जाने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसका प्रांत और परिसर था। फिर एफ एक्स बराबर दे रखा अपने को √9 - x, तो ऐसा तो कर सकते हैं। देखो इसका प्रांत अगर लिखें तो प्रांत क्या होगा, प्रांत में क्या होना चाहिए कि ये जो राशि है ना 9 - x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल जीरो होनी चाहिए, यानी जीरो के बराबर भी हो सकती है, जीरो से बड़ी भी होनी चाहिए। हाँ अगर ये बट्टे में आ जाए ना तो उस समय ग्रेटर देन होगी, जीरो नहीं होगी इस समय, क्योंकि जीरो होते ही क्या बनेगा 1/0 इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये क्या होगा, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो x का जो मान है वो क्या होगा 9 से छोटा। अब 9 से छोटा कोई भी संख्या आप ले सकते हो, जैसे मान लो कि अगर इसका प्रांत लिखें तो प्रांत क्या आ जाएगा, -∞ से लेकर के और 9 तक, ठीक है। और परिसर देखो, परिसर क्या आएगा इसका, अब परिसर देखो इसका क्या आएगा, अपने पास क्या है 9 - x है। अब इसका जो मान है देखो यहाँ माइनस तो लगा हुआ नहीं, इसका मतलब ये मान हमेशा प्लस तो ही आएगा, ये जो मान है हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है। अब एक तो देखो x का मान अगर 9 ले लेते जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो से छोटी नहीं हो सकता क्योंकि इसका मान माइनस से तो कभी आ ही नहीं सकता ना, तो x बराबर जीरो पर तो ये जीरो आ जाएगा, मतलब जीरो तो इसमें आएगा। बाकी जो है ना इसका मान जो आप x का मान बढ़ाते छोटे करते जाओगे ना, x का मान जो छोटा करते जाओगे, क्योंकि x का मान क्या है -∞ से लेकर +9 तक है, तो अगर आप 9 रखोगे तब तो ये जीरो आ जाएगा। और 9 से छोटी संख्या रखते जाओगे ना, 9 से छोटी जैसे मान लो आपने यहाँ पर रख दिया 160 रख दिया, x का मान -160, माइनस का 160 रख दिया क्योंकि माइनस में लेना है ना,
तो माइनस 160 रख दिया तो माइनस का 160 और माइनस गुणा के प्लस, प्लस 160 और 9 169, 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। तो संख्या बड़ी आ गई। तो इस प्रकार से संख्या जो है ना बढ़ती चली जाएंगी, यानी न्यूनतम मान तो इसका क्या जाएगा 0, और बाकी जो है ना फिर कहाँ तक आएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक आएगी। तो इसका परिसर हो जाएगा 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने कुछ फलन की परिभाषा के बारे में देखा, प्रांत और परिसर के बारे में सीखा, फलन का मान निकालना देखा। बाकी जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।